हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरपी सिंह। और आज एएमयूबीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और जो कि काफ़ी मॉडरेट पेपर आया और इसमें केमिस्ट्री सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे, नोट्स में थे, उनसे रिलेटेड है या फिर सीधे सीधे वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यह थर्मोडायनेमिक्स का है। किसका है? थर्मोडायनेमिक्स। देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है 2A + B गिव्स टू 2G, डेल्टा जी नॉट 500 केल्विन पर 2 किलो जूल पर मोल। अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन है ये, और इसमें यहाँ पर जो रिएक्शन है इसने जिसके लिए के पूछा है हमसे, वो जस्ट इसकी हाफ है। और आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच, डेल्टा एस ये सभी क्या होते हैं? अवस्था फलन होते हैं। दैट मीन्स अगर इसमें किसी फैक्टर से गुणा किया जाता है तो इनकी वैल्यू में भी गुणा होता है। अगर किसी फैक्टर से भाग करेंगे हम लोग तो यहाँ पर भी इनकी वैल्यूज में हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो आप देखो इस रिएक्शन से इस रिएक्शन में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। और 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे और जो 2 किलो जूल है उसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगी 1 किलो जूल पर मोल। और मैंने बोला था आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस जब आते हैं तो किलो वगैरह करके दे देते हैं और आपको इसे पहले जूल में कन्वर्ट कर लेना था। तो 1 × 10⁻³ जूल पर मोल ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया डेल्टा जी नॉट। अब चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। एक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि भाई डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। और जब हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी तब भी ये बात की थी और कई बार मैंने क्लास में डिस्कस किया कि बिना इसके पेपर सेट नहीं करते। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। ठीक, ये हो गया। और अब इसको हम लोग यहाँ पर इधर भेज देंगे डेल्टा जी नॉट को और ये माइनस का हो जाएगा। माइनस के डेल्टा जी नॉट बराबर 2.303 आर टी लॉग क्यू और बेस 10। और देखिए अब इस पूरे 2.33 आर टी को अगर हम लोग डिवाइड में भेजते हैं तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस का और 2.303 आर टी बराबर लॉग क्यू और बेस 10। अब आप लोग एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पर जो क्यू था वो क्या बन चुका होगा? के बन चुका, क्योंकि हमने डेल्टा जी की वैल्यू क्या डाल दी है? 0। तो जो क्यू था वो क्या बन चुका है? के। तो के बराबर अब हमारा हो जाएगा 10⁻⁻ डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है आपकी? 1 × 10⁻³ 2.303 को इस तरीके से रहने देंगे। आर की वैल्यू जो पुट की जाएगी वो 8.314 और टी की वैल्यू 500। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.786। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। और यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27। ये क्वेश्चन आपको लर्न करना था सीधा सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द पीएच? देखो सभी बच्चों को पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हो, ग्लास इलेक्ट्रोड का, और ये भी आपका यूज मिल जाए। तो दैट मीन्स अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है तो डी ऑप्शन तो आपका आना ही था, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है 28। व्हाट विल बी द एंट्रोपी इंक्रीज इन द इवेपोरेशन ऑफ 1 मोल? देखो यहाँ पर जैसे ही इसने 1 मोल बोला तो यहाँ पर डिसाइड हो गया कि 1 मोल के लिए हमें कैलकुलेट करना है वाटर एट 100°C। एक इक्वेशन है आपकी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। मैंने बोला था इस इक्वेशन से क्वेश्चन 100% आएगा। और देखो आगे यहाँ से क्वेश्चन, अगर कोई भी वेपर बन रही है तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में। और गैस से किस में आ रही है? लिक्विड में। दैट मीन्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है। तो डेल्टा जी की वैल्यू भाई 0 पुट कर दो और 0 जैसे पुट करोगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और जब हम लोग यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो डेल्टा एस इंटू टी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल्टा एच डिवाइड बाई टी। डेल्टा एच जो यहाँ पर दे रखा है जूल पर ग्राम में दे रखा है और हमें इसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल पर मोल में। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग याद रखना कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पर मोल में हमें कन्वर्ट करनी है तो यहाँ 18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड बाई टी जो है हमारा वो कितना हो जाएगा? 373, क्योंकि 100°C दे रखा है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बी 109.03 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमारा आंसर बी हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग
ऑब्जेक्टिव में यूनिट की हेल्प से भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते थे। देखो यहाँ पे तीनों की यूनिट सेम है, इसकी यूनिट डिफरेंट है, दैट मीन्स आंसर तो मोल वाले आने वाला है, ये बात निश्चित है क्योंकि उसने 1 मोल की बात कर रखी है ऑलरेडी। तो देखो आपकी जो वैल्यू दे रखी है ये जूल पर ग्राम में दे रखी है। अब जूल पर ग्राम को अगर हमें मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करा जाए भाई, कि आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, अणु भार से डिवाइड करो, और अणु भार से जैसे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू जो है आपकी 2259 और 0.4 और डिवाइड बाई अणु भार और कर रहे हो आप, तो यहाँ पर वो अणु भार आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा 373 से। इसे जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए विच प्लॉट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। भाई ये तो सीधा सीधा आर्हेनियस इक्वेशन आ गई, और आर्हेनियस इक्वेशन है के बराबर ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। ये है आपकी इक्वेशन। क्या बताया था आपको, दोनों तरफ लॉग ले लेना भाई, लॉग के बराबर लॉग ए, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस लॉग ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी, और ये यहाँ पर भी चल रहा है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, पावर को आगे भेज देता है लॉग, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो माइनस के ई ए अपॉन आर टी और लॉग ई और बेस ई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये बचा रह गया। तो भाई सीधी सी बात है, अगर हमें ग्राफ खींचना है तो लॉग के बीच में है या तो एल एन के, क्योंकि बेस ई चल रहा है, और 1 अपॉन टी के बीच, तो आंसर हो गया हमारा सी। अगर आप इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है AgCl शोज द फ्रैंकल डिफेक्ट। AgCl फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों शो करता है। देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपसे डिस्कस किया गया था। देयर इज अ probably some covalent interaction between the interCl Ag plus ion its 4Cl negative, बिल्कुल सही है। निगेटिव्स which act to stabilize the defect and give Frankel defect। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, और हम बी सी डी और चेक कर लेते हैं। Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ पे सिमिलर साइज नहीं, इनके साइज में डिफरेंस रहता है जनरली। Ag हैज़ मोर कैटायनिक करेक्टर्स, तो यहाँ पर ये भी क्या है, रॉन्ग है। इक्वल नंबर ऑफ Cl नेगेटिव एंड Ag प्लस आर मिसिंग फ्रॉम लेटिस, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी। देखो ये क्वेश्चन आपसे मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, इस टाइप का बिल्कुल के ये क्वेश्चंस आएगा, और देखो फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हमारा। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिपीट होते हैं, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन एज इट इज आपको कंपटीशन में रिपीट होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। देखो इसको आपने आयंस में ब्रेक कर लिया, 2SO4 2 नेगेटिव, और अब बताओ इसका ये 1 मोल है, इसका भी कितना है 1 मोल, इसका क्या है 2 मोल है। यहाँ पर हम लोग इसको एस मान लेते थे, ये भी एस और ये भी एस, और आपको याद आ रहा हो ये फॉर्मूला हमारा था एस की पावर एस, वाई की पावर वाई, और एस की पावर एक्स प्लस वाई। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले पर, इस बार इसने 3 आयन दे दिए, कोई समस्या नहीं। एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और जेड की पावर जेड, और एस की पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, के एस पी के। बस सिंपल था क्वेश्चन। 1 की पावर क्या आएगा भाई, 1 आएगा, 1 की पावर 1, फिर से 1 की पावर 1, इसका भी तो 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, और फिर क्या आएगा 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 मोल है, और एस की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया 4 की पावर एस क्यू। के एस पी की वैल्यू, के एस पी वैल्यू 4 एस की पावर 4 आएगा, नॉट क्यू। और अब इसको हमें सॉल्व करना था, 4 से डिवाइड कर देते, और जो आंसर आएगा आपका वो सी है 1.4 इंटू 10⁻³ आप लोग इसे घर से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मुझे आंसर बताना कि यही निकल के आ रहा है कि निकल के आ रहा है, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का है। फॉर एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, आपको मैंने नोट्स में लिखवा रखा है 11th क्लास में भी, कि भाई जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया तो बस एक चीज़ याद रख लेना कि भाई डेल्टा यू जो चेंज कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो डेल्टा यू ओवर डेल्टा वी, यू को वी के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, चेंज करके देख रहे हैं, और जबकि टेम्परेचर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो भैया इसकी वैल्यू क्या होगी 0, और ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आइए 33 क्वेश्चन। देखो 33 क्वेश्चन अगेन फिर उसने किससे उठाया, आर्हेनियस इक्वेशन से, बहुत ही फेवरेट है इसकी। एक रिएक्शन दे रखी है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी है EA1। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे, अपना पहले इक्वेशन लिख लेंगे। तो K1 की वैल्यू आ गई आपकी ए ई की पावर माइनस के EA1 अपॉन आर टी, ठीक। और K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए ई की पावर माइनस के EA2 अपॉन आर टी, ये हो गया।
अब बताओ रिलेशनशिप जो आ रही है वो किस किस के बीच में आ रही है, K1 और K2 के बीच। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। K1 अपॉन K2 बराबर ये हो गया हमारा ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी, ये हो गया। और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस से किसकी हो जाएगी, प्लस की ई ए टू अपॉन आर टी। अब आपको क्या करना था, ई ए वन और ई ए टू की रिलेशनशिप यहाँ दे रखी है। ई ए टू बराबर दे रखा है टू ई ए वन, तो भैया ई ए टू की वैल्यू टू ई ए वन डाल दो यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड ही हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे हमने ई ए वन आर टी और यहाँ पर प्लस टू ई ए वन किया आर टी, तो बताओ ये है टू और ये है वन, तो यहाँ पर पॉजिटिव पावर बचेगी हमारी। तो ये आ जाएगा के वन अपॉन के टू बराबर ई की पावर माइनस हट जाएगा हमारा ई ए वन अपॉन आर टी। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो के टू का, तो ये आ गया आपका ई की पावर माइनस हट गया यहाँ पर ई ए वन अपॉन आर टी। ये हमारा रिलेशन यहाँ पर आ गया। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस तो भाई आपको एग्जाम में करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अब आप ये नहीं सोच सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमें क्लास में नहीं करे। भाई ये क्लास में कराने के क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और आंसर आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन हो गया आपका 34 भाई, सीधा सीधा नोट्स में था कि ऑल आर नेगेटिव, डेल्टा जी भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव फॉर एडजॉर्प्शन। तो कोई ऑप्शन है जिसमें ऑल आर नेगेटिव, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन आपका मेटलर्जी से है, और जिन बच्चों ने 10th क्लास में अगर मेटलर्जी पढ़ी थी वो भी इसको कर सकते थे, क्योंकि जिंक ब्लेंड का जो फॉर्मूला है वो है ZnS, और ZnS को पहले हम लोग O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इसे हम लोग कहते थे रोस्टिंग। और मैंने बताया तभी आपको कि जो मीट वगैरह को रोस्ट करते हैं ये हमेशा वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, वही प्रोसेस रोस्टिंग है। दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसी चीज़ को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं रोस्टिंग हो गई। ZnO बन गया भैया, और ZnO को कार्बन के साथ में क्या करा दो, रिड्यूस करा दो, तो भाई Zn प्लस क्या बन जाता है, CO, हो गया जिंक रेडी। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, रोस्टिंग फॉलोड बाई रिडक्शन विद कार्बन, ऑप्शन बी। 10th क्लास का, इसे 12th में भी नहीं रख सकते हम लोग। चलिए नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF एंड CSI वाटर इज लो बिकॉज। अब ये क्वेश्चन आपका फजांस रूल से है, और फजांस रूल क्या कहता है कि भाई LiF दैट मीन्स जिसका साइज छोटा होगा उसके ऊपर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो भैया यहाँ पर आपको सीधा सीधा याद रखना है कि लैटिस एंथैल्पी क्या होने लगेगी, इंक्रीज हो जाएगी। लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज होने से ब्रेक नहीं होगा। और CSI के केस में क्या होगा भाई, CSI का साइज तो बड़ा है, और CSI का साइज जब बड़ा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर दूर होगा, और ये किसी भी H2 मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, या फिर हम लोग कहें बहुत स्मॉल होगी। तो हाइयर लैटिस एनर्जी ऑफ LiF एंड स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ CI, जिसकी वजह से ये सॉल्यूबल नहीं होते किसके अंदर, वाटर के अंदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 37, द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। सबको पता है भाई अमोनिया में एक H और एक H, और एक है लॉन पेयर, भाई बॉन्ड पेयर थे 3, लॉन पेयर था 1, Ep बराबर कितना आ गया 4। दैट मीन्स हाइब्रिडेशन जो होने वाला है वो sp3 है, और शेप जो आएगी पिरामिडल आएगी। तो किसी पिरामिडल दे रखा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आपको पता है NH4 प्लस में एक भी आपका लॉन पेयर नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 4 हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल। ऑप्शन डी करेक्ट है 37 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हाइब्रिडेशन से लेकर 3-4 क्वेश्चन इन्होंने उठाए। अरे भाई ये तो मज़ा ही आ गया। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हमारा MA3B3 टाइप का होगा तो वो फेसियल और मेरिडियल आइसोमर शो करेगा, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है। और ये ज्योमेट्रिकल का ही टाइप है, और ज्योमेट्रिकल किसका टाइप है, स्टीरियो का, तो इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, बी। तो बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन रहा, सीधे सीधे हमारे नोट्स में से उठ कर आया ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी। चलिए भैया बी आंसर हो गया। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ En ऑफ ईच Mn एटम Mn2CO का होल 10। आपको मैंने बताया था भाई Mn का एटॉमिक नंबर कितना है, 25। अब बताओ 25 वाली सीरीज में आगे कौन बैठा हुआ है, 36 वाला। तो आंसर तो इसका 36 मार देते आप लोग। चलो कोई बात नहीं, तुम पर नहीं लगा होगा, तो कुछ बच्चों ने अगर थोड़ा सा लॉजिक से लगाने की कोशिश की होगी तो उनका 35 आ रहा होगा। देखो CO, अब 5 CO इस तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है भैया, ये और ये बिल्कुल ऐसे ही 5 CO यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 CO हमने इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दिए। ये इसकी स्ट्रक्चर है Mn2CO का होल 10 के। अब हमें Mn का क्या निकालना है, En, तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 आ रही है, और ये है 25,
क्या, जेड। तो हमारा EAN का फॉर्मूला था जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और +2 इंटू CN। तो भाई जेड की वैल्यू कितनी 25, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 0 और 2 इंटू CO कितने हो गए आपके, यहाँ पर 5 अटैच है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी फिर से क्या आ रही है 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 5। तो ये आ गया 25 प्लस के 10 इक्वल टू 35। तो ऑप्शन 35 उसने पहले ही दे रखा है, बट आपको यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन 36 आएगा, ना कि 35। क्योंकि EN जो होता है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के पश्चात जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हमने इसकी थ्योरी समझी थी, इसलिए आंसर 36 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द हाइब्रिडेशन ऑफ ज्योमेट्री इन NSiH3 का होल थ्राइस। अरे भाई ये तो बिल्कुल बच्चों का गेम था और हाइब्रिडेशन इन्होंने लाइन से पूछा है। अब अब देखो यहाँ पर SI है, फिर इससे 3H अटैच है इस तरीके से, फिर बिल्कुल सेम सिमिलर ऐसे यहाँ पे रहा होगा। तुम्हें डराने के लिए उसने नौटंकी ये करी और तुम लोग फंस भी गए होगे, 99% ट्रैप हो गए होंगे। ठीक है भाई, ये बताओ नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3, लोन पेयर कितना हो गया 1, EP बराबर कितना हो गया 4, हाइब्रिडेशन कितना आ गया sp3। देखो जरा sp3 किस में, ये रहा भैया B में sp3 और पिरामिडल भी है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि एक लोन पेयर है, तो आंसर हो गया इसमें B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भैया सीधा सीधा मगिंग करनी है, NCERT का है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, ऑप्शन A। और आपको याद रखना था CO का सबसे ज़्यादा होता है, और भैया यहाँ पे एक ही आपको दे रखा है जिसमें CO का सबसे ज़्यादा है। हो गया आंसर। भैया क्वेश्चन नंबर 42, सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मैंने बोला था कि भाई फास्फोरस के ऑक्सी एसिड से 100% क्वेश्चन आएगा। तो देखो H3PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होती है, H3PO2 में +1 आती है, H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी यहाँ पर +3 आती है, H3PO4 में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है +5 आती है, और एक और होता है H4P2O6 हाइपो वाले जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आती है। दैट मीन्स B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ये तो भाई साहब जो बोला क्लास में बिल्कुल वही छपा हुआ आ गया, सेम एज इट इज, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, दैट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और एसीटोन, ऑप्शन A इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 1 2 3 और इससे पहले वाला 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, ये 7 क्वेश्चन तक आप लोगों को पूरे के पूरे क्लास में से क्वेश्चन आए उठकर, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके साथ डिस्कस अभी तक नहीं किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ SOCl2 के साथ रिएक्शन है, बच्चा बच्चा जानता है SOCl2 के साथ जब रिएक्शन है OH हटा के Cl जोड़ दो, ऑप्शन A इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जो ये है आपका, इंडिकेट द प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन। अब बताओ CHCl3 एक्वस NaOH, सबको पता है, क्लास में रटवा दी थी भैया, राइमर टीमर रिएक्शन है, C6H5OH CHO, ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल हलवा पूड़ी रहे, अब इनको हम लोग टफ नहीं कह सकते, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहे, सबसे पहले वाले टफ थे, बीच में जो चल रहे थे मॉडरेट है, अब बिल्कुल ये क्या है हलवा पूड़ी क्वेश्चन है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, या फिर हम लोग कहें बस टिक मारने थे वहाँ जाकर आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द शेप ऑफ CH3F, बताओ CH3F में क्या है, C सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड F, 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन आनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, भैया B ऑप्शन करेक्ट हो गया। इंडिकेट, अरे भाई ये तो अपनी वही है डाइबोरेन वाली रिएक्शन, और डाइबोरेन वाली रिएक्शन में तो यहाँ पर OH जुड़ना था और ऐसा लगता था कि एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट बनेगा, D ऑप्शन इज करेक्ट, घुटवा के भेजी थी बिल्कुल तगड़े तरीके से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन हाँ नो डाउट NCERT के क्वेश्चन से थोड़ा सा इन्होंने इसको अलग हटाया, ये बायो का क्वेश्चन है एक तरीके से, तो आप लोग यहाँ पर हो सकता है हमारे मैथ वाले बच्चे थोड़ा शहीद हो गए हों, पर कोई बात नहीं भैया, इसका आंसर याद कर लेना, इसका ऑप्शन है D। अगला स्टीम डिस्टिलेशन, हाँ ये अब 11th क्लास का उन्होंने उठा लिया, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में आपको याद रखना होता है कि जो हमारे पास कंपोनेंट होना चाहिए वो स्टीम के साथ वोलाटाइल होना चाहिए और वाटर के साथ इनसॉल्युबल होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन कोई हम लोग चेक कर लेते हैं, स्टीम वोलाटाइल तो सब में लिख रहा है भैया, इमिसिबल विद वाटर, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। इंडिकेट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, भैया साफ साफ बताया था, सबसे ज़्यादा एल्काइन जो होता है इसमें एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि H+ के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा और C नेगेटिव बना देता है। कहीं पर है यहाँ पर इन दोनों में, यहाँ पर है, फिर ये आ गया आपका क्या एल्कीन, बिल्कुल सही है, एल्कीन में
एल्केन के कंपेयर में ज़्यादा होगा, बट एल्काइन से क्या होगा, कम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमने एम को डिस्कस कर लिए। बहुत ही बैलेंस पेपर रहा। देखो एक क्वेश्चन तो आपका मैं बता रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन आप लोगों को करके आने चाहिए थे सभी को, एक क्वेश्चन ये है आपका, एक क्वेश्चन अगर इसकी बात करें ये भी आप लोग कर सकते थे जो बच्चे पढ़ के गए होंगे। 2 क्वेश्चन तो ये आपके सही होने चाहिए थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बिल्कुल एक छत्तर दबदबा रहा। ये क्वेश्चन भी हमारा सही होना चाहिए, ये भी हमारा सही होना चाहिए। 4 मार्क्स यहाँ से हमें मिल गए। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन दोनों यहाँ पर होने चाहिए, 6 मार्क्स सभी बच्चों के, ठीक है। नेक्स्ट अब तक हम लोग 6 मार्क्स का क्लास के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस करके बता रहा हूँ कौन कौन से हमारी क्लास में से। ये 7, 8 और ये 9 क्वेश्चंस अब तक हमारे क्लास नोट से चल रहे हैं। ये भैया आपका हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। ये 12 क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास में सभी डिस्कस किए हुए हैं जो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ये भी हमारा क्लास में डिस्कस हो रखा है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा ये आपका किससे रिलेटेड था, फजांस रूल से। फजांस रूल भी आपके साथ में डिस्कस किए थे। और ये तो 10th स्टैंडर्ड का है, इसमें तो कोई मज़ेदारी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन सभी यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग मान सकते हैं कि हाँ भाई 11th क्लास में आप लोग भूल गए होगे ये वाला, पर हाँ जो बच्चे पढ़े 11th में वो इसको कर सकते थे। और यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आपके ये क्लास के ही हैं बिल्कुल, ये वाला और ये वाला। इसे हो सकता है कि आप लोग न कर पाए हों, बट ये भी क्लास में डिस्कस हो रखा है। नेक्स्ट अब इसमें से केवल और केवल जो आपसे नहीं होता वो फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपसे नहीं होता। नहीं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हमारे क्लासरूम के डिस्कस किए हुए हैं। और कैसा रहा आप लोगों का पेपर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।